देखिए, टोक्यो ओलंपिक्स को लेके एक बहुत अच्छा ऑब्जर्वेशन निकल के आया है कि ये टोक्यो ओलंपिक गेम्स कितने महंगे। इनफैक्ट ओवरऑल जितने भी अब तक ओलंपिक गेम्स हुए हैं उसमें से सबसे महंगे गेम्स कौन से हैं, तो बताया जा रहा है टोक्यो ओलंपिक्स है। यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड की एक स्टडी हुई है जिसमें यह बताया गया है कि जो ओवरऑल टोक्यो ओलंपिक्स गेम्स में खर्चा आया है वो 15.4 बिलियन डॉलर्स का खर्चा है। अगर आप 75 रुपए का कन्वर्जन रेट माने तो 1 बिलियन डॉलर 7,500 करोड़ रुपए होगा। तो आप कैलकुलेट कर सकते हैं कि 15.4 बिलियन डॉलर रुपीज में कितना निकल के आएगा। अब अगर इस पूरी कॉस्ट को डेवलपमेंट के रिस्पेक्ट से देखा जाए तो क्या क्या किया जा सकता है। जापान में अगर 300 बेड का एक हॉस्पिटल बनाना हो तो एक हॉस्पिटल के लिए 55 मिलियन डॉलर्स लगते हैं। तो ओवरऑल 300 ऐसे हॉस्पिटल्स बनाए जा सकते हैं। अगर आप स्कूल बनाने पे जाओ तो जापान में ऐसे 1200 स्कूल आप बना सकते हो। अगर बोइंग 747 खरीदने पे चाहिए तो 38 बोइंग 747 इस पैसे में खरीदे जा सकते हैं। कुल मिलाकर क्या टोक्यो ओलंपिक्स में अगर इतना सारा पैसा खत्म किया जा रहा है तो ये जस्टिफाइड है, इस बात को यहां पे हम लोग समझने की कोशिश कर रहे हैं। ओवरऑल देखा जाए तो ये जो 15.4 बिलियन डॉलर यहां खर्च हो रहा है, अब इस 15.4 बिलियन डॉलर में ऐसा बोला गया है कि जो जापान के टैक्स पेयर्स है, मतलब जापान की सरकार ने लगभग 6.7 बिलियन डॉलर्स दिए हैं। ये जापान के लोगों की जेब से निकला है। कैसे निकला है वो मैं बताता हूं। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी जो कि यहां पे ओवरऑल ये इवेंट कमा रही है, इसने कितना पैसा खत्म किया है? 1.3 बिलियन डॉलर। तो ओवरऑल इस 15.4 बिलियन डॉलर में से 1.3 बिलियन डॉलर खत्म किया है किसने? इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। बाकी पूरा का पूरा पैसा स्पॉन्सर से निकल के आया है या जापान की पब्लिक की जेब से, यानी कि टैक्स पेयर मनी से निकल के आया। ओवरऑल इस पर्टिकुलर स्टडी के बारे में बात करें हम, तो क्या जो इतना पैसा खत्म हो रहा है ओलंपिक्स के ऊपर, क्या इस खर्चे को कम किया जा सकता है? जी हां, बिल्कुल कम किया जा सकता है अगर ये पूरा का पूरा खर्चा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की जेब से निकले। लेकिन यहां पे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी किसकी जेब से इस खर्चे को निकालती है? तो ऑर्गेनाइजर्स की जेब से निकालती है। ऑर्गेनाइजर्स कौन है टोक्यो ओलंपिक गेम्स के? तो देखिए, टोक्यो ओलंपिक गेम की एक ऑर्गेनाइजिंग कमेटी है जिसमें जापान की सरकार के आला अफसर भी हैं, ओवरऑल बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी हैं, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के मेंबर भी हैं। अब ये जो ऑर्गेनाइजर्स हैं ये पैसा कहां से लेके आते हैं इस पूरे ओलंपिक के इवेंट को ऑर्गेनाइज कराने के लिए? तो ये लोग डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स को पकड़ते हैं। आपको पता है कि जब क्रिकेट मैचेस होते हैं तो क्रिकेट मैचेस में आपको वहां पे छोटे छोटे बैनर लगे दिखते हैं। किसी कोचिंग का बैनर लगा हुआ आपको दिख जाएगा, किसी खाने के प्रोडक्ट का बैनर आपको लगा दिख जाएगा। तो ऐसे ही जो लोकल बैनर्स हैं, लगभग 3.3 बिलियन डॉलर तो डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स से उठाए हैं। ठीक है ना? और बाकी आप कह सकते हो कि टैक्स पेयर्स की जेब से भी यहां पे पैसा निकला है। तो टैक्स पेयर्स की जेब से पैसा निकला है, कॉर्पोरेट्स ने अपनी जेब से पैसा निकाला है। कॉर्पोरेट ने अपनी जेब से पैसा क्यों निकाला है? क्योंकि वो अपने प्रोडक्ट्स को वहां पे एडवर्टीज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये तरीका है यहां पे। ओवरऑल आप देखो तो बहुत सारे इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी के स्पॉन्सर्स हैं, जैसे इसमें से एक स्पॉन्सर है टोयोटा। हालांकि जितने भी डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स थे उन्होंने ऐड ही नहीं चलाए। यहां पे स्पॉन्सर्स टोक्यो ओलंपिक्स में अपना पैसा लगा के परेशान हो गए। क्यों परेशान हो गए? मैं आपको एक रीजन बताता हूं। आपको पता है टोक्यो ओलंपिक्स में कोई फैन नहीं है, ज्यादा लोग देखने नहीं आ रहे टोक्यो ओलंपिक्स में। अभी जब लोग देखने ही नहीं आ रहे टोक्यो ओलंपिक्स को, तो आपके एडवर्टाइजिंग करने का फायदा क्या है? एक तरीके से फायदा है। क्या फायदा है? कि भाई जब लोग लाइव देख रहे हैं उस मैच को, तो वहां पे अगर आपके एडवर्टाइजिंग बैनर्स लगे हैं तो आपका एडवर्टीजमेंट हो रहा है। चलिए, लेकिन हुआ यह है कि जापान में जहां पे टोक्यो ओलंपिक्स हो रहे हैं, जापान की जनता चाहती नहीं थी कि वहां पे टोक्यो ओलंपिक्स हो, क्योंकि जापान की जनता को लगता था कि पूरी दुनिया से लोग यहां पे आएंगे तो कोरोना वायरस लेके आएंगे तो हम लोग इन्फेक्ट हो सकते हैं। तो ओवरऑल जापान की जनता के बीच में एक्सेप्टेबिलिटी टोक्यो ओलंपिक्स की काफी कम थी। तो ओवरऑल जो स्पॉन्सर्स हैं यहाँ पे, जिन्होंने ओवरऑल पैसा लगा रखा है टोक्यो ओलंपिक्स में, वो दो बातों को लेके बहुत नाराज थे। एक तो वो डोमेस्टिक एडवर्टीजमेंट ज्यादा नहीं कर पा रहे थे क्योंकि जापान की जनता ही नहीं चाहती थी कि ओलंपिक्स हो उनके यहाँ। दूसरा, ओलंपिक का टिकट खरीद के फैंस देखने आ नहीं सकते क्योंकि कोविड-19 का रिस्ट्रिक्शन है। लेकिन फिर भी ठीक है, पैसा यहाँ पे ओवरऑल लगा दिया स्पॉन्सर्स ने, कुछ ना कुछ करके वो कमा ही लेंगे। सबसे तगड़ा पैसा यहां पे कमाया है इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी में। ये जो ओलंपिक्स का सीधा प्रसारण होता है ना, इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स बेचता है आपका इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। और इसके ब्रॉडकास्टिंग राइट्स लगभग 3 बिलियन डॉलर से 4 बिलियन डॉलर के बिके हैं। मतलब ओवरऑल इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी, जो कि आपको यहां पे एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन की तरह नजर आता है, वो एक्चुअली में नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। अच्छा खासा पैसा वो कमाते हैं। अब अगर देखा जाए तो आज तक के सबसे महंगे ओलंपिक्स कौन से हैं? कुछ लोग बताते हैं 2008 में जो बीजिंग ओलंपिक्स हुए थे उसमें टोटल खर्चा आया था 40 बिलियन डॉलर। कुछ लोग बोलते हैं 2014 में जो सोची विंटर ओलंपिक्स हुए थे उसमें खर्चा आया था 51 बिलियन डॉलर। तो भैया
बीजिंग वाले में 40 और सोची ओलंपिक्स में $51 बिलियन। लेकिन ये खर्चे गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि बीजिंग और सोची वाले इन खर्चों में रोड बनाना, रेल बनाना, एयरपोर्ट बनाना, होटल बनाना, इन सब के भी खर्चे जोड़ दिए गए। जबकि यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड ने साफ साफ बोला है कि ये जो $15.4 बिलियन का ये टोक्यो ओलंपिक्स का वैल्यूएशन कर रहे हैं, इसमें ये इंफ्रास्ट्रक्चर का ऐसा खर्चा इन्होंने नहीं जोड़ा है कि रोड रेलवे बनाने का भी खर्चा जोड़ दिया। फिर जो टोक्यो की मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट है उसको भी कुछ नुकसान हुआ है। एक्चुअली में अगर यहाँ पे कोरोना वायरस ना आया होता तो जो टिकट सेल्स होते उससे $800 मिलियन की कमाई होती लोकल जापानीज मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट की, लेकिन वो कमाई उनकी नहीं हुई है, तो उसका खर्चा टोक्यो मेट्रोपॉलिटन गवर्नमेंट ने कमाया। अब ओवरऑल अगर आप जापान की इकोनॉमी देखो $5 ट्रिलियन की, तो उनके लिए कोई बहुत नुकसान वाली बात नहीं है। बट हमको यहाँ पे कुछ चीजें समझनी पड़ेंगी। ओलंपिक्स के क्या फायदे हैं? कुछ एक्सपर्ट्स का यह बोलना है कि ओलंपिक्स एक बड़ी पार्टी की तरह है। अमीर लोग क्या करते हैं, बड़ी पार्टी थ्रो करते हैं जिसमें बहुत सारे उनके दोस्त वगैरह आते हैं, खाते हैं, पीते हैं, एंजॉय करते हैं। कुछ इस प्रकार से ओलंपिक्स को कंपेयर किया गया। बहुत सारे लोग बोलते हैं नहीं भाई, ओलंपिक्स रीजनल और नेशनल इकोनॉमी को एक पुश देता है। दुनिया भर से एथलीट्स आते हैं, लोग यहाँ पे मैच देखने के लिए आते हैं, टूरिज्म बढ़ता है, तो लोकल इकोनॉमी को पुश मिलता है। जबकि मैनिंग नाम के एक 1988 के ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट हैं जिन्होंने ये बोला है कि भाई कोई यहां पे रीजनल या नेशनल इकोनॉमी को फायदा नहीं होता है। ओवरऑल ऑर्गेनाइजर्स जितना पैसा यहां पे खर्च कर रहे हैं और ओवरऑल जितने लोग यहां पे इवेंट देखने आ रहे हैं, अब देखिए जैसे इंडिया के एथलीट्स गए तो इंडिया के एथलीट्स के जाने का खर्चा, उनके रहने का खर्चा, ये सब कौन उठा रहा है? ये भारत सरकार उठा रही है। ठीक है, तो इससे ऐसा बोला जाता है कि उनकी लोकल इकोनॉमी को पुश मिल रहा है। बट ओवरऑल वहां पे लोकली स्पॉन्सर जितना खत्म कर रहे हैं ना, उसके रिस्पेक्ट में आने जाने रहने का खर्चा कोई बहुत ज्यादा नहीं है। तो कुल मिला के ये जो सब बातें बोली जाती है ना कि भाई वहां पे आप जा रहे हो, खेल रहे हो, तो उससे वहां की इकोनॉमी को पुश मिल रहा है, ऐसा कोई पुश नहीं मिल रहा है। तो फिर क्या फायदा है टोक्यो को इस ओलंपिक्स को होस्ट करने का? सबसे बड़ा जो टोक्यो को फायदा ये है कि जब होम ग्राउंड पे ऐसे गेम्स होते हैं ना, तो जो होम टीम होती है वो बहुत सारे मेडल्स जीतती है। अगर आप इस बार की जापान की ओलंपिक परफॉर्मेंस देखें, बिल्कुल जबरदस्त है, टॉप लीग में आ रहा है जापान। और उसकी एक वजह यह बताई जा रही है कि जापान की जो एथलीट्स हैं वो अपने होम एनवायरनमेंट में खेल रहे हैं, इसलिए वो ज्यादा बेटर परफॉर्म कर रहे हैं। तो ओवरऑल टोक्यो ओलंपिक्स जैसे जो ये इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, इसमें जो इतना खर्चा होता है ये इतना जस्टिफाइड नहीं है। इसका बहुत कम लोगों को फायदा होता है। तो बीजिंग, यूएसए, जापान जैसी कंट्रीज में जब टोक्यो ओलंपिक्स होता है तो जिस प्रकार की उनकी इकोनॉमी है, जिस प्रकार का उनका सोशल सेटअप है, इस गेम्स के ऑर्गेनाइजेशन से उनकी लोकल इकोनॉमी को ज्यादा फायदा नहीं होगा। फायदा कुछ स्पेसिफिक फायदा है कि भाई वहां के कुछ डोमेस्टिक स्पॉन्सर्स को फायदा हो जाएगा। ओवरऑल वो कंट्री अपने आप को हेरिटेज लिस्ट में लिस्ट करवाने के लिए कुछ अपनी आवेदन वगैरह दे सकती है। प्लस उनके जो होम एथलीट्स हैं उनको एक नेचुरल एडवांटेज मिल जाता है, उनको एक होम एडवांटेज मिल जाता है और वो देश के लिए ज्यादा मेडल्स जीत सकते हैं। बस यही कुछ फायदे हैं और ये फायदे लिमिटेड कंट्रीज ही उठा सकती हैं। तो ओवरऑल इस आर्टिकल का जिस्ट ये है, कहना यहां पे ये चाह रहे हैं लोग कि भाई ये जो ओलंपिक्स में खर्चा हो रहा है, ये खर्चे को कम करने की जरूरत है। और इस खर्चे को कम करने का एक ही तरीका है कि सारा का सारा खर्चा इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी करे। बट इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी कहने के लिए एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, अच्छा खासा वो पैसा कमा रहे हैं ब्रॉडकास्टिंग राइट से। तो ओवरऑल अब देखिए 15 महीने पहले इस गेम्स को पोस्टपोन किया गया, इसको कैंसिल भी तो किया जा सकता था, कैंसिल नहीं किया जाएगा। उनका बोलना जरूर है कि हम कैंसिल कर सकते थे, हमारे पास तो इंश्योरेंस था, लेकिन ऑब्वियस सी बात है इस प्रकार के गेम्स को कंडक्ट जब आप करते हो, इसमें बहुत सा पैसा इन्वॉल्व होता है, कॉर्पोरेट्स का, मल्टीनेशनल्स का, खुद का इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी का, लोकल इकोनॉमी को पुश मिलता है, टूरिज्म को पुश मिलता है। ये सब तो कहने की बातें हैं, ऐसा यहां पर बोला जा रहा है। मैंने ये जस्ट बिजनेस स्टैंडर्ड के एक आर्टिकल से निकाला है। हालांकि ये आर्टिकल आपको बहुत अलग अलग न्यूज आउटलेट से मिल जाएगा। आशा करता हूं आपको एक व्यू पॉइंट मिल पाया हो कि ये टोक्यो ओलंपिक्स इतने महंगे क्यों हैं। ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर के खर्चे को एक लिमिट तक जोड़ा नहीं गया है, तब $15.4 बिलियन है। अगर आप ओवरऑल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करोगे जो कि मैसिव स्केल पे जापान की गवर्नमेंट ने किया है, तो हो सकता है कि सोची विंटर ओलंपिक्स और बीजिंग 2008 के ओलंपिक्स के खर्चे को भी ये एक्सीड कर जाए। लेकिन यहां पे सीधे सीधे यूनिवर्सिटी ऑफ ऑक्सफोर्ड का बोलना है कि इतना खर्चा टोक्यो ओलंपिक्स पे जस्टिफाइड नहीं है, इससे बहुत कम खर्चे में चीजें की जा सकती हैं। एक बड़ी पार्टी की तरह इस इवेंट को करवाया जा रहा है, इतनी बड़ी पार्टी थ्रो करने की जरूरत नहीं है, कम खर्चे में भी इस प्रकार के इवेंट्स करवाए जा सकते हैं। ओवरऑल जब ये इवेंट होता है तो हार्ट ब्रेकिंग विंस होती हैं, एथलीट्स गोल्ड मेडल जीतते हैं, कंट्रीज के लिए एक इमोशनल मोमेंट हो जाता है, और पीछे से जो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी और बाकी ऑर्गेनाइजर्स होते हैं वो पैसा कमा रहे होते हैं। तो ये एक व्यू पॉइंट था जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग। वीडियो को लाइक और शेयर किए बिना मत जाना। इंस्टाग्राम पे चाहे तो फॉलो कर सकते हैं, ज्वाइन बटन दबा के मदद कर सकते हैं, harshitdwedi.com पे जाके करंट अफेयर्स पढ़ सकते हैं। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबके लिंक दिए हुए हैं।